हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के कौन से मिशन के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से न्यू जाफराबाद पूर्वी दिल्ली में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के ऑनसाइट प्रसंस्करण के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए वेस्ट टू हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी जीरो वेस्ट मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन। देखिए, भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से 29 मार्च 2022 को न्यू जाफराबाद पूर्वी दिल्ली में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के ऑनसाइट प्रसंस्करण के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जीरो वेस्ट और जीरो ऊर्जा के साथ एक मापनीय ऑनसाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करना है। प्रौद्योगिकी पार्क एक पायलट परियोजना है जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समाधान प्रदान करती है। इसके अलावा यह नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अर्ध स्वचालित अलगाव से लेकर साइट पर संघनन और कचरे के उपचार हेतु विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण के रूपांतरण को भी प्रदर्शित करती है। यह विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क 10 टन प्रतिदिन क्षमता के साथ लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि वर्तमान में खुले डंपिंग का द्वितीयक संग्रह स्थल के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है, को कवर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वेस्ट टू वेल्थ मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट में किस देश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी इरबिड। देखिए, यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी की गई है, जिसका शीर्षक नॉइज, ब्लेज और मिसमैच है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश के ढाका को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान है तथा पाकिस्तान का इस्लामाबाद तीसरे स्थान पर है। दुनिया और जॉर्डन में इरबिड का दूसरी ओर जो है आपका जॉर्डन के इरबिड को जो है सबसे शांत शहर के रूप में स्थान दिया गया है, जिसके बाद फ्रांस में लियो और स्पेन की राजधानी मैड्रिड का स्थान है। भारतीय के 5 शहरों, जिसमें आपका नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, आसनसोल और मुरादाबाद को दुनिया के सबसे शोर वाले शहरों में स्थान दिया गया है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में कुल 61 शहरों का स्थान दिया गया है, जिसमें दक्षिण एशिया से 13, पश्चिम एशिया से 10, यूरोप से 10, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत से 11, उत्तर अमेरिका से 6, अफ्रीका से 7 और लैटिन अमेरिका से 4 शहर शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ढाका। ये ढाका 1 नंबर पे है, मुरादाबाद 2 नंबर पे, इस्लामाबाद 3 नंबर में और इरबिड जो है सबसे शांत शहर के रूप में इसको स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कितने राज्यों ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 हेतु निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। देखिए, हाल ही में 6 राज्यों, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 हेतु निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। जल जीवन मिशन के तहत निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, जो इस मिशन के तहत त्वरित क्रियान्वयन तथा सुनिश्चित जल आपूर्ति में सहायक साबित होगी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से अब तक 6.10 करोड़ से अधिक घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23
के लिए जल जीवन मिशन का बजट बढ़ाकर जो है 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका 6 राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की कितनी योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है कि लाभार्थियों को पोर्टल के तहत सटीक रूप से लक्षित किया जा सके। इसमें आपको कितनी योजनाओं को जोड़ा गया है वो बताना है। ऑप्शन ए है आपका 310, ऑप्शन बी 312, 311, ऑप्शन सी 312, ऑप्शन डी 313। देखिए, हाल ही में डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 आपका विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्र की 313 योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है कि लाभार्थियों को पोर्टल के तहत सटीक रूप से लक्षित किया जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम को 1 जनवरी 2013 को सरकार की वित्तीय प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए है जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिए का कोई भूमिका नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 313 योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा प्रबंधक, ऑप्शन डी वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस जैसी तकनीक से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए हैं जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट एक अखिल भारतीय योजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है। परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता के आधार पर के माध्यम से वादी, वकील और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करता है। फास्टर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार पैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में आयोजित एक समारोह में नौसेना ने INAS 316 को अपने बेड़े में शामिल किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, गोवा में आयोजित एक समारोह में नौसेना ने INAS 316 को अपने बेड़े में शामिल किया है। INAS 316 को कॉन्डोर्स नाम दिया गया है जो कि विशाल पंखों वाले सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए एक कॉन्डोर को दर्शाता है। इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 316 वर्ष 2016 में वैकल्पिक क्लोज के हिस्से के रूप में खरीदे गए 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। P-8I बहुभूमिका वाली लंबी दूरी की मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमताओं वाला एक विमान है। इस विमान को कई प्रकार के टॉर्पेडो के साथ साथ हवा से जहाज पर वार करने वाले मिसाइलों से भी लैस किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कौन से राज्य में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक की मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक का निर्माण भी इसी इकाई द्वारा किया जाता है। यह इकाई देश के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस इकाई की क्षमता लगभग 1500 मीट्रिक टन है। इसकी स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक स्याही को देश में ही निर्मित करने के उद्देश्य से की गई थी। BRPNMPL सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है। देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की आपूर्ति BRBNMPL द्वारा की जाती है। BRBNMPL का मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, यही है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसी के बारे में बताया जा रहा था यहाँ पे, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना और आम लोगों को इस विकार से जुड़ी चुनौतियों को समझने में मदद करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2007 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ऑटिज्म या आत्मविमोह यानी स्वलीनता एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। नीले रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। इस विकार के लक्षण जन्म के समय या बाल्यावस्था में ही नजर आने लगते हैं। यह विकार व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह जीवन पर्यंत बना रहने वाला विकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी है आपका कौरलिनिया सोराबजी, ऑप्शन सी है आपका लीला सेठ, ऑप्शन डी आनंदी गोपाल जोशी। देखिए, 2 अप्रैल 2022 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की एक 157वीं जयंती मनाई गई। आनंदी गोपाल जोशी का जन्म जो है आपका 31 मार्च 1865 को एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में हुआ था। 9 अप्रैल की आयु में आनंदी जोशी की शादी विदुर गोपाल राव जोशी से कर दी गई, जो उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। गोपाल राव प्रगतिशील सोच के इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आनंदी नाम दिया। 14 वर्ष की छोटी आयु में आनंदी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण जो है वो मर गया। इस हादसे का उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत बाद 16 वर्ष की उम्र में वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। आनंदी ने पेंसिल्वेनिया में वुमेन्स मेडिकल कॉलेज में डिग्री ली। 26 फरवरी 1887 को जो है वो 22 साल की होने से पहले 1 महीने पहले ही आनंदी का देहांत हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका आनंदी गोपाल जोशी। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें आपका सावित्रीबाई फुले है। ये जो है आपकी भारत की पहली शिक्षिका है, महिला शिक्षिका है, पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, सबको पता होगा। दूसरा आपका यहाँ पे है एक तो कॉर्नेलिया सोराबजी, ये जो है पहली वकील है। ठीक है, भारत की पहली महिला वकील है। और एक तो लीला सेठ है, ये उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश है, सिर्फ न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5।
देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की खोज की है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश और स्ट्रेटोमेटोलाइट वेरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर सिक्किम की पहचान की गई है। इन 2 स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इससे पहले जीएसआई ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की थी। शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो शिवालिक जीवाश्म पार्क प्लियोस्टोसिन युग यानी जो कि आपका 2.6 मिलियन से 11,700 वर्ष पूर्व के है के क्षेत्र की शिवालिक चट्टानों से बरामद केसरुकी जीवाश्मों का एक समृद्ध संग्रह को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं आपके सिक्किम के बारे में तो सिक्किम के बक्सा फॉर्मेशन के स्ट्रेटोमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन के बारे में बात करें तो यह स्थल प्रोटेरोजोइक युग के डेलिंग ग्रुप में जो आपका 2.5 बिलियन वर्ष से 541 मिलियन वर्ष पूर्व से संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।